हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं फिर आपके साथ एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम शेयर करने जा रहा हूं और ये आईआईटी जेईई मेंस के 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। मैकेनिक्स में एक टॉपिक आप पढ़ते हैं फ्रिक्शन, तो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक टेबल के ऊपर दो ब्लॉक रख दिए गए हैं। ये हमारा पहला ब्लॉक है एंड दिस ब्लॉक हैज़ अ मास ऑफ 3 kg और एक दूसरा ब्लॉक रखा गया है विच हैज़ अ मास ऑफ 1 kg। और यहाँ जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में वो है 0.2 और यहाँ पर भी जो कॉन्टैक्ट सरफेस पर फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो 0.2 है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम यहाँ पर मैक्सिमम कितना फोर्स लगा सकते हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलें। क्वेश्चन की लैंग्वेज में उसने ये लिखा है कि एफ मैक्स कितना होना चाहिए सो दैट 1 kg block does not slide over 3 kg block। तो ये प्रॉब्लम के हेल्प से हम ये फ्रिक्शन को बड़े शानदार तरीके से और क्लोजली एनालाइज कर सकते हैं। तो बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन मैं आपसे एक छोटा सा इशू शेयर करता हूँ। इमेजिन कीजिए कि मेरे पास एक सरफेस पर ब्लॉक रखा हुआ है और इसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है ये परफेक्टली स्मूथ है। और इसके ऊपर मैं एक ब्लॉक रख देता हूं। अब अगर मैं नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ के खींचूंगा तो इफ आई नेम दिस ब्लॉक्स एज ए एंड बी और इमेजिन कर लीजिए कि नीचे वाली सरफेस में बहुत कम फ्रिक्शन है, न भी माने तो चल जाएगा, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ए मूव करेगा, करेगा तो किधर मूव करेगा, नहीं करेगा, या दोनों चलेंगे बट ए स्लो चलेगा बी फास्ट चलेगा, या उल्टा ए फास्ट चलेगा बी स्लो चलेगा। जस्ट थिंक ऑन दिस। और अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दूसरे एग्जाम्पल से आप समझें मेरी बात को। इमेजिन कर लीजिए कि आपने एक बुक रखी हुई है और बुक के ऊपर आपने एक पेपर वेट रख दिया है। हालांकि पेपर वेट और बुक की सरफेस का जो कांटेक्ट है वो स्मूथ कांटेक्ट सरफेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बात समझ जाएंगे अगर आप यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं। अगर मैं बुक को जेंटली पकड़ के हॉरिजॉन्टली पुल कर रहा हूँ तो व्हाट विल हैपन टू दिस पेपर वेट? इनिशियली द सिस्टम वाज एट रेस्ट और फिर हमने फोर्स लगाया तो क्या होगा? एनीवन कैन से कि हाँ सर, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये आगे की तरफ प्रोग्रेस कर जाएगा और ये पेपर वेट भी बुक के साथ साथ आगे आ जाएगा। नाउ जस्ट थिंक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue to move until an external unbalanced force is applied on it। तो अगर मैं इसको फर्स्ट स्टेट मानूं और इसको सेकंड स्टेट मानूं तो फर्स्ट स्टेट में हमने ये फोर्स अभी लगाया नहीं है, आप ऐसा इमेजिन करें।
तो बुक इज एट रेस्ट, द पेपर वेट इज एट रेस्ट। फिर क्या हुआ, हमने ये फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ये फोर्स किस पे लगाया गया, ये बुक पे लगाया गया। तो बुक रेस्ट पर थी, बुक पे फोर्स लगा, बुक चलने लगी। ठीक हो गया जी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब तक फोर्स नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इक्वल टू ma। तो हमने इस बुक पर एक फोर्स लगाया, थोड़ा बहुत यहाँ फ्रिक्शन भी लगा होगा, और अगर नीचे स्मूथ सरफेस है तो बिल्कुल भी नहीं लगा होगा। तो अगर इस फोर्स की वैल्यू इस फ्रिक्शन के फोर्स से ज़्यादा होगी तो बुक कैपिटल F की डायरेक्शन में या एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पेपर वेट है ये भी बुक के साथ साथ आगे गया है। तो ये तो रेस्ट पे था और अब ये आगे चला गया है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लगा होगा। नाउ विच इज दैट फोर्स? ऑफ कोर्स, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। दैट फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द पेपर वेट एंड द बुक। Now can you identify the direction of force of friction on the paper weight? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मोशन हुआ है उस डायरेक्शन में कोई नेट इफेक्टिव अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए, और वही फोर्स हमारा फ्रिक्शन का फोर्स होगा जो कि इसके ऊपर आगे की तरफ लगेगा। ये दोनों फोर्स बराबर हों। यहाँ पे मान लीजिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 है, यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 है। ये इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन दी डिटेल्स प्रोवाइडेड। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है, आमतौर पर हमारे दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि फ्रिक्शन का फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, लेकिन यहाँ पर पेपर वेट जा भी आगे रहा है और इस पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है वही आगे की ओर काम कर रहा है। इनफैक्ट वो इस पेपर वेट को चला रहा है। अब अगर मैं ये प्रीवियस प्रॉब्लम जो मैं आपको दे रहा था परफेक्टली स्मूथ सरफेस वाली, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये सरफेस तो स्मूथ है तो यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मौजूद ही नहीं होगा, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन लगता नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ये एक्सपेरिमेंट जो कि मैंने बुक और पेपर वेट वाला दिया इस सिस्टम पर अप्लाई करेंगे तो ये जो ब्लॉक बी है ये नीचे से सरक जाएगा आगे की ओर, आगे की ओर शिफ्ट होता चला जाएगा और ए ब्लॉक वहीं पर रखा रहेगा जहां था, क्योंकि ए को आगे ले जाने की जिम्मेदारी फ्रिक्शनल फोर्स की है और फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा। तो ये बात समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है बिफोर आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। तो हम वापस से प्रॉब्लम को लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा पहला ब्लॉक है जो कि 1 kg का है और इसके नीचे ये दूसरा ब्लॉक है, ये 3 kg का है। इस पर हमने फोर्स लगाया है। दोनों ही कॉन्टैक्ट सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है तो दोनों ही जगह फ्रिक्शन लगेगा। तो अब हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझना चाहिए। 1 kg वाले ब्लॉक पर आप गौर करें तो 1 kg वाले ब्लॉक पर एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा जो कि 1g होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगी जो ऊपर की तरफ काम करेगी, मान लीजिए हम उसे N1 लिख देते हैं, और एक इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो इसे आगे की ओर ले जाने की कोशिश करेगा। इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ये N1 और 1g तो इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन हो नहीं रहा है, यानी कि अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं F1 इज इक्वल टू मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक, एंड दैट इज इक्वल टू 1 इंटू ए। 1 ही लिख देते हैं चलिए यहाँ पर। तो ये हमारी दो इक्वेशंस आ जाती हैं। अब यहाँ 3 kg वाले ब्लॉक पर हम फोकस करेंगे। 3 kg वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे?
एक तो जो ऊपर रखा हुआ ब्लॉक है ये इसे 1G से नीचे की ओर प्रेस कर रहा है, एक जिस कांटेक्ट सरफेस पर ये रखा हुआ है, टेबल पे रखा हुआ है तो टेबल, ग्राउंड पे रखा हुआ है तो ग्राउंड, एक नॉर्मल रिएक्शन जनरेट करेगा जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, दैट इज N2। एक हम जो इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं विच इज F, एक जो यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा दैट इज F2, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स यहां पर काम करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, F1। Now this force is actually the reaction force। जो हमारा 1 kg का ब्लॉक था इस पर आगे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है से F1, तो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है F1, अभी हमने ऊपर डायग्राम बनाया था, ये वाला जो फोर्स है ये इसके साथ एक एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। अगर 1 kg के ब्लॉक पर 3 kg के ब्लॉक की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स F1 है तो 1 kg वाले ब्लॉक की वजह से 3 kg वाले ब्लॉक पर भी फ्रिक्शनल फोर्स F1 ही होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। तो 1 kg वाले पर भी फ्रिक्शनल फोर्स F1 है और 3 kg वाले पर भी फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अब अगर हम देखें तो इस पर एक और फोर्स लगेगा डाउनवर्ड ग्रेविटी की वजह से विच इज 3G। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये 3 kg वाला ब्लॉक भी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इस पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो N2 है, और डाउनवर्ड फोर्स दो लग रहे हैं, एक 1G लग रहा है और एक 3G लग रहा है, यानी कि N2 की वैल्यू जो होगी वो 4G होगी। साथ ही साथ जो इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स आएगा वो क्या आएगा? इफेक्टिव F माइनस F1 प्लस F2, और ये जो फोर्स होगा ये हो जाएगा मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जिसको मैं फिलहाल A2 कह दे रहा हूं। तो ये हमारे पास में 4 इक्वेशंस बन के आ जा रही है। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। एक बार मैं फिर से इसको रीड्रॉ कर देता हूं डायग्राम को, ताकि आप समझ जाएं अच्छे से। ये हमारा पहला ब्लॉक है, ये हमारा दूसरा ब्लॉक है, ये 1 kg वाला है, ये 3 kg वाला है। 1 kg वाले के ऊपर जो फोर्सेस लगेंगे, ऊपर की ओर N1, नीचे की ओर 1G, इस तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स F1 और कोई फोर्स नहीं है। और इस सब के बाद में ये आगे की ओर जा रहा है विद A1। अगर हम 3 kg वाले ब्लॉक की बात करें तो 3 kg वाले ब्लॉक पर आगे की तरफ जो फोर्स है वो तो हमने एक्सटर्नली लगाया हुआ है F। रिएक्शन फोर्स में इधर एक फोर्स आ जाएगा F1, यहाँ पर भी ग्राउंड की वजह से या टेबल की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स आएगा F2, नीचे की तरफ लगेगा 3G, और ऊपर की तरफ जो रिएक्शन निकल करके आ रही है वो N2 है विच इज इक्वल टू 4G। इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ A2 है। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है कि जो 1 kg वाला ब्लॉक है ये 3 kg वाले ब्लॉक पर स्लाइड नहीं करना चाहिए। इमेजिन करिए कि A1 की वैल्यू A2 से बड़ी है। इसका मतलब ये होगा कि 1 kg वाला ब्लॉक तेजी से आगे की ओर जाएगा और वो 3 kg वाले से आगे बढ़ता हुआ इसके राइट साइड वाले एज से नीचे गिर पड़ेगा कुछ समय के बाद में, अगर हम इसे खींचते चले जाएं। ऐसा तब होगा जब A1 की वैल्यू A2 से बड़ी है। अगर उल्टा हो जाए, A1 की वैल्यू A2 से छोटी है, तो जो 3 kg वाला ब्लॉक है वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा और 1 kg वाला ब्लॉक जो है वो स्लोअर चलेगा।
तो वो इसके जो लेफ्ट साइड की एज है वहाँ से नीचे गिर जाएगा। क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि स्लाइडिंग नहीं करानी है। इसका अर्थ ये हुआ कि A1 और A2 एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। तो ये भी एक यहाँ समझने वाली बात है कि A1 मस्ट बी इक्वल टू A2। तो अब अगर A1 A2 के बराबर है तो पहले हम यहाँ पर इक्वेशन लिख देते हैं फर्स्ट ब्लॉक के लिए। उस पर जो इफेक्टिव फोर्स आ रहा था राइट में वो एक ही फोर्स था विच वॉज F1। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी F1 इज इक्वल टू M1 और मैं यहाँ A लिख दे रहा हूँ क्योंकि A1 और A2 दोनों इक्वल है, हमने A मान लिया उसको। और जो दूसरा ब्लॉक था हमारे पास 3 kg वाला, इस पर इधर एक फोर्स था कैपिटल F, यहाँ एक रिएक्शन वाला फ्रिक्शन आ रहा था F1 और ये नीचे की कॉन्टैक्ट सरफेस से फ्रिक्शन आ रहा था F2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा F माइनस F1 प्लस F2 इक्वल टू M2A। अब दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, A एलिमिनेट हो जाएगा हमारा यहाँ से। तो F माइनस F1 प्लस F2 अपॉन F1 इक्वल्स टू M2 अपॉन M1 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं। अब F1 अगर हमें निकालना है तो F1 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो होगी μ1 इंटू N1। μ1 का मतलब है 1 और 3 kg के ब्लॉक के बीच में जो सरफेस है उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो 0.2 था। और N1 हमने ऊपर निकाला है 1g है, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 2 न्यूटन। इसी तरीके से हम F2 मैक्स निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा μ2 N2। यहाँ पर भी दिया हुआ है कि 0.2 है, लेकिन N2 था 4g निकाला है हमने ऊपर, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। तो इस वाले एक्सप्रेशन में हम ये वैल्यूज़ डाल देते हैं। M2 हमारा ये है 3 kg और M1 हमारा है 1 kg। तो अगर हम ये सब्सटीट्यूशन यहाँ कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा F माइनस ये F1 प्लस F2 था, तो ये आ जाएगा 8 प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू M2 कितना है 3 अपॉन 1। और यहाँ से आ जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 10, यानी कि F की वैल्यू आ गई 16 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फोर्स है जो आप लगा सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा फोर्स लगाया तो A स्लाइड कर जाएगा। सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व। तो ये प्रॉब्लम आपको बेसिकली फ्रिक्शन कैसे दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में काम करता है ये समझने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पर कई बुक्स में मैंने देखा है और बहुत सारे वीडियोस में भी देखा है, एक रेडीमेड फार्मूला आपको दे दिया जाता है। उस रेडीमेड फार्मूला में एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो नीचे वाली सरफेस होती है वो स्मूथ दी जाती है, ये वाली सरफेस स्मूथ दे दी जाती है और यहाँ सरफेस स्मूथ नहीं दी हुई है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप उस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन प्रॉपर डिटेल। शानदार क्वेश्चन है और फ्रिक्शन की समझ आपके पास है कि नहीं है, इसको बहुत अच्छे से चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक इट, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।